We are going to start with class 10th science chapter. Chapter है हमारा second part of life process, that is respiration. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आप थोड़ा बहुत फैमिलियर भी हैं इससे. आपको पता है कि हमें जिंदा रहने के लिए लाइक फॉर सर्वाइवल, अगर आप चाहते हो कि हम जिंदा रहें, चाहे मैं अपनी बात करूं, चाहे कोई लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, चाहे कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करूं, चाहे प्लांट की बात करूं, हर किसी को सरवाइव करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना करना पड़ता है, रेस्पिरेशन. ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख रहे हो, इस क्लिप आर्ट में एक लड़का दिखाया गया है जो कि एरो का मतलब है एयर को इनहेल कर रहा है. क्या कर रहा है? एयर को इनहेल कर रहा है. जैसे एयर को इनहेल करता है ऐसे ही कुछ एयर बाहर एक्सहेल भी होती है. ठीक है, तो मतलब ये एयर इनहेल करना, एयर एक्सहेल करना, और इसमें काफी सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व है. मतलब आप स्टेप्स इन्वॉल्व है, आप कह सकते हो कि जैसे हमने एयर ली, उसका क्या किया, उससे क्या हमें फायदा हुआ, और फिर कुछ एयर हमने एक्सहेल भी करी. दिस इज व्हाट इज रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो एक नेसेसरी कंडीशन है हमारे प्लांट्स, लोअर ऑर्गेनिजम्स, हायर ऑर्गेनिजम्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सबके सर्वाइवल के लिए. So we are going to study this, you can say the most necessary the process, that is the respiration. In this chapter, we will be covering different topics, that is respiration, breathing versus respiration, types of respiration, different modes of respiration, characteristics of respiratory organs, respiratory system of man, mechanism of breathing, cellular respiration, respiratory disorders, plant respiration, photosynthesis versus respiration. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है, राइट? तो व्हाट इज एक्चुअली रेस्पिरेशन? जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, और हम थोड़ा बहुत डिस्कस भी अभी हम कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में, कि हम सबको जिंदा रहने के लिए रिस्पायर करना पड़ता है. ठीक है, अब रिस्पायर का मतलब, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, दिस गर्ल इज इनहेलिंग समथिंग एंड ऑल्सो एक्सहेलिंग समथिंग. एज यू कैन नॉट सी एनीथिंग, सो ऑब्वियसली इट इज एयर. ठीक है, अब ऐसा नहीं है, जैसे कि आपको पता है एयर के अंदर तो बहुत सारी गैसेस होती है ना. एयर इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. सारी गैसेस हम रेस्पिरेशन के लिए यूज नहीं करते हैं. एयर के अंदर से हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं. जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, ऑक्सीजन इज गोइंग इनसाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. सो दिस इज व्हाट actually you can say is breathing. It's not actually respiration, it is a part of respiration, that is breathing. मतलब कोई गैस इनहेल करना और कोई गैस एक्सहेल करना, उसको हम क्या बुलाते हैं? ब्रीदिंग. जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन एक बहुत वाइड कंसेप्ट है. इस जैसे कि अभी आपने ब्रीदिंग पढ़ा, ठीक है, तो ब्रीदिंग के अंदर आपने क्या देखा कि भी आपने ऑक्सीजन गैस इनहेल करी और CO2 एक्सहेल करी. लेकिन इस ऑक्सीजन का क्या करने वाले हो, ये ऑक्सीजन कहाँ यूज होगी, कैसे CO2 आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुई, कहाँ से ये आपकी बॉडी में आई कि आपने उसको आप कह सकते हो रिलीज किया. तो दिस इज व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू स्टडी इन रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन जो है एक बहुत ही वाइड कंसेप्ट है. ठीक है, पर अभी हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज पे चलते हैं. तो अभी हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि सरवाइव करने के लिए हमें ब्रीथ करना बहुत जरूरी है. ठीक है, और जब हम ब्रीथ करते हैं, हम ब्रीदिंग करते हैं, तो हम ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं. ठीक है, कहने में ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन काफी कुछ सिमिलर लगता है. मतलब अगर आप किसी से बात करते हो तो आप कह देते हो कि मैं ब्रीथ करती हूँ, वो रिस्पायर करता है, पर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को हम एक ही तरह यूज करते हैं, राइट? बट एक्चुअली ब्रीदिंग जो है वो एक रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, और रेस्पिरेशन एक काफी वाइड कंसेप्ट है जिसके अंदर ब्रीदिंग भी आता है और कुछ एक्टिविटीज और भी आती है. ठीक है,
तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो कि हमें एक सिनोनिम्स की तरह लगते हैं, एक्चुअली उनके अंदर क्या डिफरेंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, तो हम इसे जानते हैं सो दैट कि कल को आप किसी से बात करो तो यू शुड नो दैट व्हाट एग्जैक्टली इज ब्रीदिंग एंड व्हाट एग्जैक्टली इज रेस्पिरेशन। अब इस फिगर में देखिए, दिस बॉय इज इनहेलिंग एयर एंड गिविंग आउट सम अदर एयर, राइट, मीन्स ये अभी हम पढ़ चुके हैं, O2 इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गिव आउट कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। इस कंसेप्ट को हम क्या बुलाते हैं? ब्रीदिंग, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब ये ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आई, ठीक है, आकर आप ये देखो कि ब्लड के अंदर गई, ब्लड के अंदर बॉडी सेल के अंदर गई, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और फिर यहां से ये वापस से आप कह सकते हो रेस्पिरेटरी ट्रैक के एक पार्ट में आ रही है और फिर हम इसको रिलीज कर रहे हैं। इसका मतलब रेस्पिरेशन के अंदर हम सब कुछ नोटिस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन कहां से आई, कहां से कहां फ्लो करी, कार्बन डाइऑक्साइड कहां बनी, कहां से कहां गिवन आउट हुई। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली इज रेस्पिरेशन। तो देखते हैं एक्चुअल में डिफरेंस होता क्या है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। देखिए, ब्रीदिंग जो होता है इट इज सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब O2 इनहेल करना और CO2 एक्सहेल करना, ठीक है। लेकिन जो रेस्पिरेशन है इसमें ऑक्सीजन इनहेल भी कर रहे हैं, उस ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं हम किस चीज के लिए? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। आपको पता है कि हमारी बॉडी में हर सेल के पास एब्जॉर्ब्ड फूड होता है और फूड हम खाते क्यों हैं? एनर्जी के लिए। पर ऐसे ही थोड़ी ना कि फूड हर सेल के पास पहुंचा और फूड अपने आप एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। हमें फूड को तोड़ना पड़ता है। इस तोड़ने को, इस ब्रेक डाउन को हम क्या बुलाते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कैसे होता है? ऑक्सीजन फूड के साथ रिएक्ट करती है, फूड को तोड़ती है, जिससे क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी, जो कि हम सबको चाहिए हर एक्टिविटी को करने के लिए। एनर्जी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं। तो ये होता है एग्जैक्टली रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन लेना, फूड का ब्रेक डाउन करना, उससे एनर्जी और CO2 प्रोड्यूस होना, एनर्जी को यूज कर लेना और CO2 को रिलीज कर देना। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज, जो गैस जहां पे ज्यादा है वहां से कहां जा रही है? जहां पे कम है। लाइक O2 इज मोर आउटसाइड एज कंपेयर टू inside our body. So O2 moves from outside to inside. Likewise, CO2 is more inside, less outside, so it moves outside. So it is just, you can say, simply a diffusion of gases, or it is a physical process. But respiration is a biochemical process. हम ऐसे भी कह सकते हैं it is physiochemical process. मतलब एक फिजिकल मूवमेंट भी है, गैसेस का एक्सचेंज भी हो रहा है, और आपने देखा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब एक केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। तो इसको हम फिजियोकेमिकल, बायोकेमिकल दोनों वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह का प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल एक्सचेंज एज वेल एज केमिकल रिएक्शन। ब्रीदिंग से कोई एनर्जी नहीं मिलती हमें। O2 लेते हैं हम, CO2 एक्सहेल करते हैं, तो वहां पे एनर्जी का तो कोई रोल ही नहीं आया ना। लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एज यू हैव सीन दैट ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ फूड एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, सो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन प्रोवाइड अस विद एनर्जी। ब्रीदिंग के अंदर कुछ एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, लेकिन रेस्पिरेशन में जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एंजाइम्स हम समझते हो ना, कुछ प्रोटीन्स या फैट से बने हुए सिक्रीशंस जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और कुछ रिएक्शंस को कराने में काम करते हैं। तो अभी के लिए आपको सिर्फ इतना जानना है कि रेस्पिरेशन में एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ब्रीदिंग में ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब हमने ब्रीदिंग पढ़ी तो हमने उसमें कोई सेल का कुछ रोल नहीं पढ़ा। हमने ये नहीं पढ़ा कि सेल के लेवल पे कोई एक्टिविटी हो रही है। लेकिन रेस्पिरेशन इज अ सेलुलर प्रोसेस, क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है ये पूरा प्रोसेस ये सेल के अंदर ही तो हो रहा है। सो इट इज अ सेलुलर प्रोसेस। So I think you are familiar now that what exactly is breathing and respiration. तो अब आप किसी से बात करोगे तो आपको पता होगा कि कहां पे ब्रीदिंग यूज करना है और कहां पे रेस्पिरेशन यूज करना है, राइट? सो अब हमें डिफरेंस पता लग चुका है। सो लेट अस स्टार्ट विद रेस्पिरेशन, राइट? सो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस जिसके अंदर हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जैसे कि अभी हमने बात करी थी, फूड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके
एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ना, दिस इज व्हाट इज ऑक्सीडेशन, और फिर इस CO2 को गिव आउट करना, मतलब उसको एक्सहेल करना। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख रहे हो कि गैस इज बीइंग इनहेल्ड, नाउ यू नो दैट विच गैस इज बीइंग इनहेल्ड, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है। और यहां पे भी कोई गैस एक्सहेल हो रही है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और ये आप जानते हो कि ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर गई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हुआ हर बॉडी सेल में, उससे प्रोड्यूस हुई कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज करी। इसमें आप देख पा रहे हो इस फिगर में कुछ एरोज इस तरीके के भी आप लगे हुए हैं ना, ये एरोज हम अभी डिस्कस करेंगे, ये हम रेस्पिरेशन ब्रीदिंग के जब हम डिटेल फिनोमिना करेंगे तब हम इनको देखेंगे कि जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ हम इनहेल कर रहे हैं, तो ये जो चेस्ट है, चेस्ट कैविटी है, इसका साइज बड़ा है और यहाँ पे छोटा है, तो ये हमारी बॉडी की कुछ मस्कुलर मूवमेंट्स है जो ऑक्सीजन इनहेल होता है तो होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होता है तो होती है। दिस वी विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। तो अभी के लिए आप जान चुके हो कि हमारा मतलब है जानना कि रेस्पिरेशन क्या है। सो इट इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, oxidation of food and giving out carbon dioxide. Now we have two types of respiration. One is aerobic, other is anaerobic. एक aerobic respiration है, एक anaerobic. जो लोग aerobic respiration show करते हैं उनको हम बुलाते हैं aerobes, और जो anaerobic respiration show करते हैं उनको हम बुलाते हैं anaerobes, ठीक है। इसमें भी कुछ डिफरेंस है, दोनों ही रेस्पिरेशन है बट देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस, सो लेट्स सी दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन पक्का चाहिए होती है हमें, ऑक्सीजन मस्ट है क्योंकि इसके अंदर काफी प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। सो एरोबिक रेस्पिरेशन इज दैट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल इन अस, फॉर एग्जाम्पल इन मैन, इस फिगर में भी आप देख पा रहे हो वन बॉय एंड गर्ल इज इनहेलिंग, एक बहुत आप कह सकते हो चैन की सांस ले रहे हैं जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो। सो दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज दे आर इनहेलिंग ऑक्सीजन, सो दैट मीन्स ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन देयर बॉडी फॉर रेस्पिरेशन, सो दे आर एक्चुअली एरोब्स क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिस्पायर कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में एक्चुअल होता क्या है। देखिए, जो हमारी बॉडी सेल्स में फूड है वो किस फॉर्म में है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है ये अपने आप एक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, पायरुविक एसिड। इस कन्वर्जन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब इट इज ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ये जो कन्वर्जन है इसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। तो सिंपल सी बात है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड में जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, ये एक यूकैरियोटिक सेल है, एक ऐसा सेल जिसमें सब ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है। तो ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये जो आपको ग्रीन, ऑरेंज, रेड, पर्पल ये दिए हुए, इनकी बात नहीं कर रही हूं, ना ही मैं न्यूक्लियस की बात कर रही हूं। जो फ्लूइड होता है सेल के बीच में जिसको आप क्या बुलाते हो, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, हर बॉडी सेल में, हर सेल में, ठीक है। सो दिस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे कि एक सिंपल सी रफ फिगर में आपको बताती हूं, सपोज दिस इज सेल, इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है ये क्या होता है, दिस इज साइटोप्लाज्म, है ना। तो इसके अंदर ये प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस। इसके अलावा सेल में न्यूक्लियस भी है, सेल में अलग अलग तरह की ऑर्गेनेलिज भी है, तो वो अलग अलग फंक्शन कर रही है। तो यहां पे अभी हमारा मतलब है कि ग्लाइकोलिसिस कहां हो रहा है, तो आई थिंक यू गॉट इट इज अकरिंग इन साइटोप्लाज्म एंड इट इज सिंपली अ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड। और ये आप याद रखेंगे कि ऑक्सीजन इसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। Then this pyruvic acid in presence of oxygen get converted into energy। हमारी बॉडी में जो एनर्जी है वो एक केमिकल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है, केमिकल फॉर्म में। सो दिस इज केमिकल फॉर्म इज ATP।
तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब पायरुविक एसिड में टूटता है और फिर पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कितनी एनर्जी देता है हमें, 38 एटीपीज। मतलब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स दे रहा है हमें, ठीक है। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर। जो हमारी बॉडी में एनर्जी होती है उसको हम जनरली एटीपी के नाम से बुलाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी, नॉट ओनली इन आवर्स, इन लोअर फॉर्म्स और इन एनी एनिमल्स और इन एनी केस, जब भी एनर्जी की बात हमारी बॉडी लिविंग उसमें होगी तो वो एटीपी की फॉर्म में ही होगी। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म? इट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बट जनरली हम इसको एटीपी ही बुलाते हैं। तो इस आप कह सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एक ग्लूकोज कितने एटीपी दे रहा है टूटने पे? 38 एटीपीज। तो आप देखिए काफी एटीपीज मिल रहे हैं आपको एक ग्लूकोज के टूटने पे, ठीक है। बाकी इस फिगर के अंदर आप देख पा रहे हो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस, ये आपको अलग अलग ऑर्गेनाली सेल के पार्ट्स दिए हुए हैं। ये हम 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। सो यहां पे हमारा कंसर्न एरोबिक रेस्पिरेशन से था, तो हमें पता होना चाहिए इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, मतलब ग्लूकोज का टूटना पायरुविक एसिड में, और उसके बाद ये जो कन्वर्जन पायरुविक एसिड का 38 एटीपी CO2 और वाटर वेपर में हुआ है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसको भी एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, क्रेब्स साइकिल। दिस इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। और ये होता क्या है क्रेब्स साइकिल? इट अकर्स इन एन ऑर्गेनाली माइटोकॉन्ड्रिया, दिस रॉड शेप्ड ऑर्गेनाली। तभी हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बुलाते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। वी कॉल माइटोकॉन्ड्रिया एज पावर हाउस ऑफ सेल। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जब ऑक्सीडेशन ऑफ, जब पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हुआ 38 एटीपी CO2 वाटर वेपर में, तो एनर्जी एट लास्ट आपको कहां से मिल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिल रही है ना। तो सेल का पावर हाउस, मतलब जहां पे एनर्जी स्टोर्ड है, वो क्या हुआ? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस होता है जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है, फॉलोड बाय क्रेब्स साइकिल जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, और एक ग्लूकोज हमें 38 एटीपीज दे रहा है, ठीक है। नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन. Anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen. एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं होती है, और ये किसमें होता है? लाइक इन सम बैक्टीरियाज। जैसे कि आप फिगर देख पा रहे हो, दिस इज एन एग्जाम्पल वेयर यू गेट टू सी द एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड इट इज वन ऑफ द एनारोब्स। अब देखते हैं इसके अंदर कैसे रेस्पिरेशन होती है। इसमें जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, और इसका भी वही नाम, इस फिनोमिना को हम कहते हैं, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, और ये भी एक ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो एरोबिक और एनारोबिक में फर्स्ट स्टेप तो सेम रहता है, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन की तो रिक्वायरमेंट है नहीं। So first step remains same and it occurs in the cytoplasm as it was occurring in the aerobic respiration. उसके बाद ये पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन नहीं मिलता है, पायरुविक एसिड डजंट गेट ऑक्सीजन, तो मतलब ऑक्सीजन नहीं होता, और पायरुविक एसिड फिर किसमें कन्वर्ट होता है? इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सम केमिकल कंपाउंड, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सम केमिकल कंपाउंड, साथ में एनर्जी कितनी होती है? It is 2 ATPs. One glucose yield only 2 ATPs in anaerobic respiration, और साथ में water vapor. अब ये केमिकल कंपाउंड क्या होगा वो डिपेंड करता है कि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन कहां पे हो रही है, ठीक है। इसको हम कुछ क्रेब्स साइकिल वगैरह नहीं बुलाते जैसे कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन में बुलाते थे, इसको हमने कुछ ऐसा स्पेसिफिक नाम इसका नहीं है। तो इट इज जस्ट द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू सम केमिकल कंपाउंड, 2 ATPs and water vapor, and it depends that like the nature of this chemical compound will depend where this anaerobic respiration is taking place. फिगर आपको यहाँ पे सेल की ही दिखाई गई है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा है, और आप जानते हो कि अलग अलग ऑर्गेनालीज है, उनका एक अलग फंक्शन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ज्यादा कंसर्न सेल के ऑर्गेनालीज से नहीं है। अब अगर हम देखें कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का कुछ देखें कि कहां पे होती है, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, तो मतलब उसमें भी ग्लाइकोलिसिस तो होता ही है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है,
और जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमें ऑक्सीजन हमारे सेल्स को उतनी नहीं मिल पाती है, तो पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है केमिकल कंपाउंड कौन सा, लैक्टिक एसिड में, प्लस 2 ATPs एंड वाटर वेपर। अब ये जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता रहता है हमारी मसल्स में, ये कहां जाता है, इसका फेट क्या है, इट एक्चुअली गोज टू लिवर एंड गेट स्टोर्ड। ठीक है, तो एक एग्जांपल हो गया एनारोबिक रेस्पिरेशन का हमारा, दैट इज मसल्स इन ऑफ अ बॉडी व्हेन वी आर एक्सरसाइजिंग बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट्स क्या बने, लैक्टिक एसिड, 2 ATPs एंड वाटर। अब इसके अंदर देखिए एक ग्लूकोज सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल्स दे रहा है, जबकि एरोबिक के अंदर एक ग्लूकोज 38 ATP दे रहा है। तो कोई आपसे पूछे कि कौन सी रेस्पिरेशन बेटर है, एफिशिएंट है, तो ऑब्वियसली जिसमें एनर्जी मिले वही बेटर होगी ना। सो एरोबिक रेस्पिरेशन इज फार बेटर देन एनारोबिक बिकॉज वी गेट 38 ATPs फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ऐसे ही एनारोबिक रेस्पिरेशन और भी कई जगह पे होती है। फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रिवरीज। ब्रिवरीज के अंदर जहां पे हार्ड ड्रिंक्स बनती है, वाइन्स, विस्की ये बनती है, उनमें आप कह सकते हो वहां पे एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन। क्या प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन, और वहां पे ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, मतलब बैक्टीरियाज आप कह सकते हो, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम जनरल वर्ड यूज करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं और उनसे क्या बनता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हार्ड ड्रिंक्स दैट इज इथेनॉल। तो वहां पे भी ग्लूकोज तो पायरुविक एसिड में ही कन्वर्ट होता है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस उसी तरीके से होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। द सेम प्रोसेस इज अकरिंग हियर ऑल्सो। और फिर पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनाता है इथेनॉल, 2 ATPs एंड वाटर। और इस प्रोसेस को हम स्पेसिफिकली, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। अगर आपसे कोई जनरली पूछ ले कि फर्मेंटेशन का क्या मतलब है, इट इज जस्ट अ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस। एक कॉम्प्लेक्स चीज का सिंपल में टूट जाना, कैसे, बाय एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स कहां से आए, they are released by microorganism. This is what fermentation. और यहां पे जो microorganisms है, they are respiring anaerobically. So this is what is anaerobic respiration. अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, why do we feel fatigue during vigorous exercise? मतलब जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम फेटीक, मतलब हमें इतनी ज्यादा थकान क्यों होती है इतनी एक्सरसाइज करने के बाद। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, वी आर लाइक ऑब्जर्विंग एन एथलीट एट दिस फिगर, और आप देख रहे हो कि वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, रनिंग कह सकते हो आप, या कुछ एक्सरसाइज कह सकते हो, पर जो भी कर रही है एक बहुत विगरस एक्सरसाइज हो रही है जिसके अंदर उनको बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, बहुत एनर्जी लगानी पड़ रही है, बहुत फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स एनारोबिकली रिस्पायर करती है। ये तो अभी हमने पहले भी बात करी है कि जो हमारी बॉडी की मसल्स है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाता, तो दे रिस्पायर एनारोबिकली। मतलब वहां पे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट के लैक्टिक एसिड, 2 ATP और वाटर वेपर बना रहा है। ये तो क्लियर है ना, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो this is what is written here. During exercise, our muscles show anaerobic respiration. Thus, energy produced per glucose is only 2 ATP and rest is the lactic acid. ठीक है, अब एनर्जी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ग्लूकोज से हमें कितनी मिल रही है, 2 ATP। लेकिन जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट इज क्वाइट हाई, हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो उस टाइम क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज टूटने लगेगा, ताकि जैसे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटा, ऐसे और टूटा, सो दैट कि वो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए, एनर्जी डिमांड को मीट कर पाए। तभी तो करेगा ना मीट, जब एनर्जी ज्यादा होगी। और एक ग्लूकोज सिर्फ 2 ATP देता है, तो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज को टूटना पड़ेगा ताकि आपकी एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। लेकिन एनर्जी के साथ साथ इतना ग्लूकोज जब टूटेगा तो काफी ज्यादा लैक्टिक एसिड भी बन जाएगा। ये जो लैक्टिक एसिड है जो काफी ज्यादा प्रोड्यूस हो गया है, ये कुछ टाइम के लिए हमारी मसल में इकट्ठा हो जाएगा। अब जब ये मसल में हमारे लैक्टिक एसिड इतना इकट्ठा हो जाएगा तो हमें एक भारीपन सा लगेगा, मतलब वी विल फील फैटीग, हमें थकान महसूस होगी।
उसके बाद हमें रेस्ट करना पड़ेगा। तो जब हम रेस्ट करते हैं उसके बाद हम नॉर्मल फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में एक आप कह सकते हो जो रेस्पिरेशन का रेट है वो नॉर्मल हो जाता है, और जो लैक्टिक एसिड बना है वो लिवर में धीरे धीरे जाने लगता है, और फिर एक आप कह सकते हो बैलेंस एस्टेब्लिश हो जाता है कि जितना लैक्टिक एसिड बन रहा है साथ के साथ वो लिवर में जा भी रहा है। तो हम फटीग नहीं फील करते, हम नॉर्मल फील करते हैं। फिर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे कि अब हम पढ़ चुके हैं सब कुछ रेस्पिरेशन के बारे में, हम टाइप्स पढ़ चुके हैं उसकी, तो अब इसी तरीके से ये रेस्पिरेशन करने के तरीके भी अलग अलग है। तो हर एक ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन तरीका कि हम वो रिस्पायर कैसे कर रहे हैं, कौन से ऑर्गन्स हैं हमारे अंदर, जिसे होगा तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही, पर उसका टाइप भी तो अलग अलग होता है ना, तो उस पर डिपेंड करके हमारे पास डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन स्किन से भी कर रहे हैं, जिसमें अपना स्किन को यूज कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमीबा आप देख पा रहे हो, अमीबा के अंदर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। आपको पता है कि अमीबा इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, इतने कोई सिस्टम्स नहीं है जैसे कि हमारी बॉडी में होते हैं। तो इसमें जो रेस्पिरेशन होती है वो सिर्फ ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके थ्रू ही होती है। ऑक्सीजन लेना, CO2 देना, इट अकर्स थ्रू दिस मेम्ब्रेन। तो इसको हम बोल देते हैं कि रेस्पिरेशन अकर थ्रू स्किन। जो रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होती है उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उस मोड को क्यूटिक्यूलर रेस्पिरेशन। तो क्यूटिक्यूलर रेस्पिरेशन दैट इज रेस्पिरेशन दैट अकर थ्रू स्किन, और ये मोस्टली किस में होती है? लोअर ऑर्गेनिजम्स में, जिनकी बॉडी उतनी डेवलप नहीं होती है, जिनकी बॉडी में उतने आप कह सकते हो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब जब आप ये पढ़ रहे हो तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आएगा कि स्किन तो हमारे पास भी है, सो व्हाई कांट वी रेस्पायर थ्रू स्किन? हमारे पास स्किन है, ठीक है, स्किन के ऊपर हम स्किन से इसलिए रेस्पायर नहीं कर पाते, हमारे स्किन के ऊपर एक लेयर है पतली सी, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। हर स्किन के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, अब हमारी जो क्यूटिकल है वो काफी ज्यादा थिक है, काफी ज्यादा थिक है। वो इसलिए थिक है क्योंकि हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं। तो वी कैन नॉट यू कैन से हम बियर नहीं कर सकते हैं कि जो वाटर लॉस अगर हमारी बॉडी से एक्सेस हो, तो टू प्रिवेंट दैट एक्सेस वाटर लॉस, तो बाय बर्थ हमारा जो क्यूटिकल है वो काफी ज्यादा थिक है। अब थिक है इस वजह से वो गैसेस एक्सचेंज स्किन के थ्रू नहीं हो सकता, राइट। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्यूटिकल उतनी थिक नहीं है, थिन है। थिन होने की वजह से गैसेस एक्सचेंज इजिली हो सकता है। So I think you got it that one mode of respiration is through skin, which is called cuticular. Lower organisms respire through this method. We can't, and now you are familiar with the reason. ऐसे ही हमारा दूसरा मोड है थ्रू गिल्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, मतलब जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जो उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज हुआ है, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? गिल्स। आप जानते हो, आप फैमिलियर हो, जूनियर क्लासेस से या पढ़ते आ रहे हो कि गिल्स जैसे कि फिश के अंदर आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये क्या है फिश के? दीज आर गिल्स। तो फिशेस गिल्स से रिस्पायर करती है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म गिल्स से रिस्पायर करते हैं उस मोड को हम क्या बुलाते हैं? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। सो सिंपल सी बात है, स्किन वाली रेस्पिरेशन क्यूटिक्यूलर हो गई, गिल वाली ब्रैंकियल हो गई। ऐसे ही हमारे पास जो डिफरेंट अदर और तरह का मोड है वो क्या है? थ्रू ट्रैकिया। ट्रैकिया भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हो, ये ग्रास हॉपर का फिगर है। ये किसका स्ट्रक्चर दिया हुआ आपको? ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर के अंदर जैसे कि आप ये ट्यूब्स देख रहे हो जो ऐसे फैली हुई हैं, यहाँ पे एक और लेबलिंग करी हुई है स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स ये टाइनी ओपनिंग्स को कहा गया है, लेकिन वो लीड तो इस ट्यूब में कर रही है ना। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या बोला? ट्रैकियल सिस्टम। मीन्स यहाँ पे रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रही है? ट्रैकिया के थ्रू। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स ग्रास हॉपर की तरह जैसे कि ट्रैकिया से रेस्पायर करते हैं, उस रेस्पिरेशन को हम क्या बुलाते हैं? ट्रैकियल रेस्पिरेशन। तो मतलब ट्रैकिया भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो सकता है। अनदर इज थ्रू लंग्स। जैसे कि हम लंग्स की रेस्पिरेशन तो आपको पता है ना, बहुत सारे एनिमल्स हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स। सो जो ऑर्गेनिजम्स लाइक अस
This is a figure of man in which you can see that they are taking in oxygen, giving out CO2. ये सब आप पढ़ चुके हो अब, है ना? तो जहां पे लंग्स एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करता है, उस रेस्पिरेशन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं पल्मनरी रेस्पिरेशन. क्या बुलाते हैं? पल्मनरी रेस्पिरेशन. तो ये हमारे डिफरेंट मोड्स हैं जैसे कि आपने पढ़े कि किस किस तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसको वो यूज कर रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए. ठीक है? तो बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आप पढ़ चुके हो, है ना? जैसे कि थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं. हमने स्किन के थ्रू भी पढ़ा, कुछ रेस्पायर करते हैं. वी हैव लर्न्ड गिल्स आर ऑल्सो अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन. Trachea can be a respiratory organ, right? Likewise, lungs can be a respiratory organ. तो ऐसे ये जो भी respiratory organ है, इनके अंदर कुछ तो ऐसा special feature होता होगा ना कि ये respiratory organs की तरह act करते हैं. तो वो special features, वो special characteristics क्या है, वो हम पढ़ते हैं. So the special characteristics, or you can say the features which are present in an organ which make it function as a respiratory organ, that is, इट मस्ट बी मॉइस्ट. वो उस पर थोड़ा सा मॉइस्चर होना चाहिए. उसका रीजन ये है कि जब भी कहीं पे मॉइस्चर होता है तो गैसेस का डिफ्यूजन काफी अच्छा होता है. इट शुड बी थिन, मतलब उसका जो सेल सरफेस या कह लो सेल मेम्ब्रेन हो वो थिन हो, क्योंकि कोई भी चीज पतली होगी तो उसमें से गैसेस एक्सचेंज अच्छा होगा, और यही अगर आप कोई चीज मोटी बना दो तो उसमें से गैसेस एक्सचेंज उतना एफिशिएंट नहीं हो पाएगा. तो सेल मेम्ब्रेन शुड बी थिन. इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया. ऑब्वियसली अगर किसी का सरफेस एरिया इतना है और इतना है तो गैसेस एक्सचेंज तो ज्यादा वाले में ही ज्यादा होगा ना. तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को तो ज्यादा, मतलब उनको तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा CO2 रिमूव करना है. सो दे नीड टू हैव लार्ज सरफेस एरिया. तो ये भी एक एसेंशियल फीचर है. इट शुड बी हाईली वस्कुलर. वस्कुलर का मतलब क्या है? वस्कुलर का मतलब है दे शुड हैव हाई ब्लड सप्लाई. उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो काफी अच्छी हो. देखते हैं कैसे. जैसे फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं और इसके अंदर ब्लड है. तो जितनी ज्यादा ब्लड वेसल्स या ब्लड होगा, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे आई उतनी तो जल्दी ब्लड ले जाएंगी. ठीक है? नहीं, अगर कम वेसल्स या कम ब्लड होगा तो ऑक्सीजन भी तो कम जाएगी. अब कम अगर आगे जाएगी तो बाहर से भी कम आएगी, क्योंकि कोई भी चीज हमारे अंदर कितनी एंटर होगी वो डिपेंड करता है कि कितनी कमी है हमारे अंदर. जितनी हमारे अंदर कम होगी और बाहर ज्यादा होगी उतना ही तो मूवमेंट उसका ज्यादा होगा. अगर वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी, सपोज हमारे अंदर गई और वहां पे आगे पास ही नहीं हो रही है, वहां पे इकट्ठी हो गई है, तो बाहर से क्यों आएगी और अंदर नहीं आएगी ना. सो हमें तो चाहिए कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज गैसेस का. तो कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज तभी होगा जैसे कि ऑक्सीजन अंदर आ रही है या गैस इनहेल कर रहे हो, वो गैस आगे जाई जा रही है, वहां पे उसकी कमी रह रही है, मेंटेन है वो कमी, और उस कमी को पूरा करने के लिए जहां पे ज्यादा है वहां से अंदर आ रही है. सो इट नीड टू बी हाईली वस्कुलर, क्योंकि ब्लड ही है जो उस गैस को वहां से लेकर जाएगा और CO2 को लेकर आएगा. ठीक है? ऐसे ही एक हमारे पास लास्ट फीचर है, इट शुड बी हाईली परमिएबल. परमिएबल का मतलब है वो गैसेस को पास तो करने दे अपने में से, क्योंकि अगर वो गैसेस को पास नहीं करने देगा तो कैसे गैसेस अंदर बाहर जाएंगी? जा ही नहीं पाएंगी. सो दीज आर दी 5, you can say, the characteristics of a respiratory organ, essential feature for an organ to act as respiratory organ. अब हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन. अब आप रेस्पिरेशन के बारे में बहुत कुछ जान चुके हो, तो अब मैन के अंदर किस तरह से रेस्पिरेशन होती है उसको हम पढ़ते हैं. जो मैन है वो पल्मनरी रेस्पिरेशन शो करता है. ये तो अब आपको क्लियर है इस वर्ड का मतलब. इस पल्मनरी रेस्पिरेशन का मतलब है जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है? लंग्स. वो क्या है? लंग्स. जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो तो मैन के अंदर 2 लंग्स होती है, मतलब 1 पेयर आप कह सकते हो लंग्स का होता है. इस तरीके से इसी जगह पे चेस्ट कैविटी के अंदर ये हमारे अंदर लंग्स है. और ये देखो पूरा ट्रैक कैसे आपको दिखाया हुआ है, और गैसेस कहां से अंदर जा रही हैं, कहां से बाहर आ रही हैं. सो दिस इज, यू कैन से, एन ओवरव्यू ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन. क्योंकि मैन के अंदर लंग्स है तो एक आपको पैसेज दिखाया कि लंग्स के थ्रू पैसेज कैसे माउथ और नोज की तरह गैसेस बाहर और अंदर जा रही है. ठीक है? अब इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं. अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर होता क्या है.
ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। सो लेट्स सी, रेस्पिरेटरी ट्रैक इंक्लूड्स नॉस्ट्रल्स। आपको पता है, एक फिगर हम यहाँ रफ सी बनाते हैं। आपको पता है कि हमारी जो नोज की ओपनिंग्स है इनको हम क्या बुलाते हैं, नॉस्ट्रल्स। ठीक है। सो दीज आर नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स जो ये कैविटी के अंदर लीड कर रहे हैं इसको हम क्या बुलाते हैं, नेजल कैविटी। ऑब्वियसली नोज से एयर जो अंदर जाती है और नोज के अंदर ये जो हॉलो स्पेस है इसको हम क्या बुलाते हैं, नेजल कैविटी। दिस इज नेजल कैविटी। देन वी लीड इनटू अ फेरिंक्स। हमें लगता है हमेशा कि हमारा जो नोज और हमारा जो माउथ है वो कनेक्टेड आपस में। तो जो नोज के पीछे वाला पार्ट और जो माउथ के पीछे वाला पार्ट है उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते हैं, फेरिंक्स। आप ये देख सकते हो, ये माउथ से आ रहा है, ये नोज से आ रहा है, सो दिस इज फेरिंक्स। देन इट लीड्स इनटू लैरिंक्स। दिस इज लैरिंक्स। लैरिंक्स एक वॉइस बॉक्स है। लैरिंक्स क्या होता है, लैरिंक्स एक वॉइस बॉक्स है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है। देन इट लीड्स इनटू ट्रैकिया। यही जो कॉन्टिन्यूएशन में पाइप आपको दिख रही है जिसके अंदर आप ये देख पा रहे हो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वाला, इसको हम क्या बुलाते हैं, ट्रैकिया। ठीक है। एक फिगर हम एक रफ सी बनाते हैं, वो फिगर आप एग्जाम्स में मत यूज कीजिएगा, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। सी दीज आर नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी। देन वी हैव, दिस इज माउथ इंटरकनेक्टेड, राइट। ऐसा थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं हम। सो दिस इज नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी। दिस यू कैन से जो पैसेज दिख रहा है आपको माउथ के नीचे, दिस इज फेरिंक्स, लीड्स इनटू लैरिंक्स, देन ट्रैकिया। देन ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। ये ट्रैकिया 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, विच इज एंटरिंग इनटू 2 डिफरेंट लंग्स। अब ट्रैकिया का जो ये डिवीजन हो रहा है, दीज आर ब्रोंकाई, दीज आर ब्रोंकाई। ये जो टिब्यूल्स ब्रोंकाई अलग अलग लंग्स में एंटर हो रही हैं, ये आगे जाके और डिवाइड हो रही हैं। इससे जो एक आप कह सकते हो ब्रांच निकली, इसको हमने प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, इससे आगे निकली टर्शरी ब्रोंक्यूल। मतलब ब्रांचेस को हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी करके नाम दे रहे हैं। ठीक है। और फाइनली उसके बाद हमारे पास ये लास्ट में एक स्ट्रक्चर आ गया जिसको हम क्या बुलाते हैं, एल्व्यूलाई। क्या बुलाते हैं, एल्व्यूलाई। ठीक है। तो जो हमारा पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है हम कह सकते हैं उसके अंदर क्या है, हमारे पास नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, और यहाँ पे लंग्स तो हमारा आपको पता है मेन ऑर्गन है ही, और साथ में हमारे पास इसके अंदर एक छोटे छोटे सैक जैसे स्ट्रक्चर है जिनको हम क्या बुलाते हैं, एल्व्यूलाई। तो जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हो, इस फिगर को अब थोड़ा सा हम यूज करते हैं। दीज आर नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी हो गया, माउथ के पीछे वाला पार्ट, नोज के पीछे वाला पार्ट, इसको हमने फेरिंक्स बुला लिया। वॉइस बॉक्स लैरिंक्स हो गया। ये जो आपको लाइंस वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ट्रैकिया। ट्रैकिया आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई दोनों डिफरेंट लंग्स में एंटर हो गए, ये आपके लंग्स हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद लंग्स के पास ही ये आपके बीच में नॉच में ही हार्ट प्रेजेंट होता है। लंग्स एक आप कह सकते हो केज में प्रेजेंट होती हैं जो कि रिब्स से बना होता है। तो ये पूरा हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। इसके अंदर एल्व्यूलाई नहीं दिखाया है क्योंकि ये एल्व्यूलाई कैसे होता है, देखो जैसे ये ब्रोंकाई हो गया, ठीक है, इससे पहली ब्रांच प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, इससे एक और बना ली टर्शरी, फिर ये ब्रोंक्यूल, उसके बाद एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एल्व्यूलाई। और एल्व्यूलाई के बाहर होती हैं सारी ब्लड वेसल्स, क्योंकि यहीं से अब अभी आप देखोगे जो पूरी गैस आ रही है वो इन्हीं ट्यूब्यूल से आकर कहाँ पे आ रही है, एल्व्यूलाई में। और एल्व्यूलाई एक ऐसा पार्ट है जिससे कहाँ जाती है, ब्लड में, और ब्लड से CO2 भी कहाँ आता है, एल्व्यूलाई में। तो आप कह सकते हो एक्चुअल एक्सचेंज जो होता है वो कहाँ से होता है, एल्व्यूलाई से। अभी हम ये सारा पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो अभी हमारा फोकस सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक पे था। आई थिंक इट्स क्लियर दैट इट कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स ऑब्वियसली, एंड एल्व्यूलाई। थोड़ा सा और इसको डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट है नोज का, इसको जिससे हम एयर इनहेल कर रहे हैं, उसको हमने क्या बुलाया, नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स एक कैविटी में लीड कर रहा है जिसको हम क्या बुलाते हैं, नेजल कैविटी। जैसे कि ये एक फिगर बना लेते हैं, ये नॉस्ट्रल्स हो गए, ये आपकी नेजल कैविटी हो गई, ये वाली।
ठीक है। अब ये जो नेजल कैविटी है इसके अंदर क्या होते हैं, हेयर्स प्लस एक अलग तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्लिमी सा सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। इन ग्लैंड्स को हम बुलाते हैं म्यूकस ग्लैंड्स। तो जो नेजल कैविटी है उसके अंदर दो चीजें हो गई, एक तो हेयर्स और एक म्यूकस ग्लैंड्स। इन दोनों का फंक्शन, हेयर्स और म्यूकस ग्लैंड का क्या फंक्शन है, क्लीन करना एयर को जो आप इनहेल कर रहे हो, मॉइस्चर करना, उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड करना और एयर को वार्म करना। देखो क्लीन का क्या फायदा है कि आप कुछ हार्मफुल चीज इनहेल नहीं करोगे। मॉइस्चर और वार्म का ये फायदा है कि डिफ्यूजन और अच्छा होगा। डिफ्यूजन तो समझते हो ना आप, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। तो कोई भी गैस किसी जगह से कहीं और जगह तभी अच्छे से डिफ्यूज कर पाएगी जब वो मॉइस्ट और वार्म होगी। ठीक है, तो ये जो हेयर्स और म्यूकस ग्लैंड्स नेजल कैविटी में, इनका ये मेन फंक्शन है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक नंबर का, तो यू नीड टू आंसर दैट दे क्लीन, मॉइस्चर एंड वार्म द एयर विच वी इनहेल, तो ये काम रहता है। फिगर तो आई थिंक क्लियर है, अभी हमने डिस्कस कर ही चुके हैं कि नॉस्ट्रिल, नेजल के पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये सब अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा फोकस सिर्फ नेजल कैविटी के हेयर्स एंड म्यूकस ग्लैंड्स पे था। आगे देखते हैं। अब ये जो कैविटी है, नेजल कैविटी, ये किसमें एक्सटेंड हो रही है, फेरिंग्स। हम अभी डिस्कस हम कर ही चुके थे कि नोज के पीछे वाला पार्ट क्या है, फेरिंग्स, माउथ के पीछे वाला भी फेरिंग्स, दोनों कनेक्ट होकर एक कॉमन पैसेज जो बना रहे उसको हम फेरिंग्स बुला रहे। तो एयर जो नॉस्ट्रिल से एंटर हुई नेजल कैविटी में, उसकी जो एयर है वो क्लीन हुई, वार्म हुई, मॉइस्चर हुई, और फिर वो उस ट्यूब में एक्सटेंड हो रही है जिसको आप क्या बोल रहे हो, फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग से वो एयर कहां पे आ गई, इस रिंग वाले स्ट्रक्चर में आ गई जिसको आपने क्या बोला, ट्रैकिया। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ट्रैकिया का, ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है आपसे 2 मार्क्स में। ये जो ट्रैकिया की वॉल, आप देखो बाकी सारी जो वॉल बनाई वो हमने ऐसे स्ट्रेट बनाई, लेकिन जो ट्रैकिया उसके अंदर हमने इस तरीके के रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख पा रहे हो, कुछ स्पेशल तरह के आपको राउंड राउंड से रिंग्स दिख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका। ये जो ट्रैकिया है इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स। इसमें एक स्पेशल तरह के रिंग्स हैं जो कि कार्टिलेजिनस हैं। इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, ये जो ट्रैकियल वॉल है इसको स्टिफ रखते हैं। इसको क्या रखते हैं, स्टिफ, ताकि ये वॉल कभी भी कोलैप्स ना हो जाए जबकि यहाँ पे एयर नहीं हो। देखो अगर ये वॉल कोलैप्स हो गई तो हम मर जाएंगे। ठीक है, तो इस ट्रैकियल वॉल को कोलैप्स होने से बचाते हैं ये रिंग्स, ताकि ये इसको स्टिफ रख पाए। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाई ट्रैकियल वॉल डजंट कोलैप्स, सो यू नीड टू आंसर दैट ट्रैकियल वॉल इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स व्हिच एक्चुअली प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ ट्रैकियल वॉल व्हेन देयर इज नो एयर। सो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स। सो ईदर इट इज आस्क्ड इन दिस वे और दैट वे। यू नीड टू नो कि कार्टिलेजिनस रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलैप्स को प्रिवेंट करते हैं, और ये कोलैप्स कब हो सकता है, जब एयर की एब्सेंस हो। ठीक है, सो आई थिंक इट्स क्लियर। तो अभी तक ट्रैकिया तक हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं ट्रैकिया किसमें डिवाइड होता है। देन दिस ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। ये जो ट्रैकिया आ रहा है इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस। इन ब्रांचेस को हमने नाम दिया ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई किसमें एंटर हो रहे हैं, आप देख पा रहे हो, दे एंटर इनटू लंग्स। ब्रोंकाई जब लंग्स में एंटर होते हैं दे डिवाइड फर्दर। जो उनसे फर्स्ट ब्रांच निकल रही है उसको प्राइमरी से जो आगे ब्रांच निकल रही है सेकेंडरी, उससे आगे जो निकल रही है टर्शरी ब्रोंकाई, और फिर जो बहुत ही फाइनर, आप कह सकते हो टर्शरी से भी आगे जो ब्रांच, बहुत फाइनर ब्रांच निकल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। और ये ब्रोंकियोल्स एक सैक जैसे स्ट्रक्चर में एंड हो रहे हैं जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, और इसको हम क्या बुलाते हैं, एल्व्यूलाई या फिर एयर सैक्स। राइट, तो इस फिगर के अंदर आप मुझे लगता है आप पूरा फिगर एक्सप्लेन कर सकते हो। नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, इसमें हेयर्स एंड म्यूकस ग्लैंड्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स को हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रैकिया लीड्स इनटू ब्रोंकाई इन 2 डिफरेंट लंग्स, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी, ब्रोंकियोल, फाइनल जो हमने पढ़ी कि भी जो फाइनल उससे ब्रांचेस निकल रही है, एंड देन एट द एंड देयर इज एन एल्व्यूलाई विच इज एयर सैक, like this. There are so many alveoli in each lung.
ये जो एयर सैक्स हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो, ये देखो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी, ब्रोंकियोल, और फिर आ गया ये एल्वुलाई। ये जो एल्वुलाई है, इट इज सराउंडेड बाय टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। बहुत सारी कैपिलरीज है इसके आसपास, और अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैपिलरीज होने का काम क्या है, ताकि वो कैपिलरीज में ब्लड है, तो जितनी जल्दी ब्लड ये ऑक्सीजन को लेकर जाएगा एल्वुलाई से, उतनी जल्दी तो एल्वुलाई में ऑक्सीजन का कंटेंट कम होगा, और अगर एल्वुलाई में ऑक्सीजन का कंटेंट कम होगा तो वो आगे से खींचेगी। तो आप कह सकते हो कि इनडायरेक्टली ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से हमारे अंदर इनहेल होगी, right? So air sacs are surrounded by tough, means so many capillaries which are having a huge blood supply in order to take the oxygen. And one most important, you get this in 1 mark, outer covering of lungs. ये जो lungs की outer covering है, उसको हम एक special नाम देते हैं pleura. Outer covering of lungs is called as pleura. और ये जो फिगर अभी आपको दिख रही है, इसके अंदर सिर्फ एक एल्वुलाई दिखा रखे हैं, आपको ब्रोंकियोल्स दिखा रखे हैं, और आपको ये बता रखा है कि जो एल्वुलाई है उसके आसपास काफी ज्यादा ब्लड वेसल्स है। जैसे अगर आप कहो कि ये एल्वुलाई है, तो इसके बाद बहुत टफ्ट ऑफ ब्लड वेसल्स है, ताकि फटाफट से गैसेस एक्सचेंज हो और बाहर से ऑक्सीजन एल्वुलाई तक पहुंचती रहे, राइट? सो आई थिंक अब आपको क्लियर है कि व्हाट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक, और कुछ चीजों का जो मेन फीचर है और क्या करेक्टरिस्टिक है उनके अंदर, या किस तरीके से उनके अंदर कुछ स्पेशल चीजें प्रेजेंट है जो उनके फंक्शन को और अच्छा बना रही है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। क्योंकि हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के अंदर पहले क्या होगा, ब्रीदिंग मतलब गैसेस एक्सचेंज भी एक फीचर है और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड भी फीचर है। तो रेस्पिरेशन को हम 2 पार्ट्स में पढ़ लेते हैं। पहला, हम रेस्पिरेशन का फिनोमिना में जो फर्स्ट स्टेप हो रहा है वो ऑक्सीजन लेना हो रहा है या CO2 देना हो रहा है, ब्रीदिंग जिसको आप कहते हो। तो ये किस तरीके से, कैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है, कैसे CO2 बाहर आती है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमारी चेस्ट में एक कैविटी प्रेजेंट है। लेट्स से ये आपकी चेस्ट हो गई, तो ये पूरा जो अंदर आपको एक हॉलो कैविटी दिख रही है, ये सारी, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज, दिस केज लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज थोरैसिक कैविटी। तो हमारी चेस्ट में एक थोरैसिक कैविटी प्रेजेंट होती है, विच इज जस्ट लाइक अ केज। और ये किस किस चीज से बनी होती है? फिगर में आप देख पा रहे हो, ये क्या हो गए, दीज आर रिब्स, राइट? ये पीछे जो आपको दिख रहा है, दिस इज बैकबोन, right? This is mid bone, or you can say breast bone, right? तो आपके पास फ्रंट में रिब्स, पीछे बैकबोन, आगे ब्रेस्ट बोन, और नीचे यहाँ पे एक आपके पास स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का डोम शेप, जिसको आप बोलते हो डायाफ्राम। क्या बोलते हो? लिखा हुआ है यहाँ पे डायाफ्राम। तो हमारी चेस्ट में एक थोरैसिक कैविटी प्रेजेंट होती है, विच इज जस्ट लाइक अ केज, और वो किससे बनी हुई है? रिब्स, डायाफ्राम, बैकबोन एंड एब्डोमिनल मसल्स। यहाँ पे हमारा जो लोअर स्टमक आ जाता है उसको हम क्या बुलाते हैं? एब्डोमिन। तो एब्डोमिनल मसल्स भी इसके अंदर फंक्शन करती हैं। देखते हैं कैसे। अब जब आप इंस्पिरेशन कर रहे हो, इंस्पिरेशन का मतलब इनहेलेशन से ही है हमारा, ठीक है? तो जब आप इंस्पिरेशन, या आप बोल सकते हो जब आप इनहेल कर रहे हो, तो हम देखते हैं कि क्या क्या आप कह सकते हो हमारी इस चेस्ट कैविटी में कैसे चेंजेस आते हैं। आप सांस लेकर देखो, इनहेल करो। जब हम सांस लेते हैं, पूरा इनहेल करो आप अच्छे से, तो आपको लग रहा है कि आपकी चेस्ट से कोई चीज बाहर की तरफ आ रही है। लग रहा है ना आपको कि कोई चीज उठ रही है, चेस्ट एक्सपैंड हो रही है। तो वो क्या चीज एक्सपैंड हो रही है? रिब्स। रिब्स जो है, जब आप इंस्पायर करते हो, दे आर पुल्ड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। आप करके देखो एक बार, सांस लो जोर से। जब आप ऐसे सांस लोगे तो आपको लगेगा कि जो हमारे रिब्स हैं, दे आर पुल्ड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, ठीक है? आपको ऐसा भी फील होगा कि चेस्ट में ही कि कुछ चीज, जैसे आप इनहेल करके रोको सांस, तो आपको लगेगा कि आपके स्टमक और चेस्ट के बीच में कोई ऐसी चीज है जहां पे आपको प्रेशर फील हो रहा है, ठीक है? वो क्या है? आपका डायाफ्राम। क्योंकि डायाफ्राम जो होता है वैसे डोम शेप्ड होता है इस तरीके का, लेकिन जब आप इनहेल करते हो वो फ्लैट हो जाता है। वो क्या हो जाता है? फ्लैट। ये देखिए, ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है ये। और एब्डोमिनल मसल्स क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट। आप एक बार दोबारा सांस लेकर देखो। जब आप ऐसे सांस लेते हो और उसको होल्ड करो अपनी ब्रेथ को, जब आप ऐसे इनहेल करके रुक जाते हो, तो आपको लग रहा है कि आपकी चेस्ट आगे की तरफ आ रही है,
चेस्ट के नीचे कोई चीज फ्लैट हो रही है और आप ज्यादा देर तक ब्रेथ को होल्ड नहीं कर सकते हो। आप इनहेल करके क्या काफी देर तक रुक सकते हो? नहीं। आपका जो लोअर स्टमक है, जिसको आप एब्डोमेन कहते हो, वहां की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और कोई भी मसल्स आप कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हम ज्यादा देर तक उनको कॉन्ट्रैक्टेड नहीं रख सकते, हमें पेन होने लगती है। सो दिस इज व्हाट हैपन व्हेन वी इंस्पायर। अब इसके कारण क्या होता है, जब हम ऐसा करते हैं, रिब्स आगे की तरफ आ गए, डायाफ्राम नीचे की तरफ चला गया, तो कैविटी का साइज बढ़ जाता है। कैविटी का साइज बढ़ जाता है। जब कैविटी का साइज बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली वहां पे एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। कोई भी चीज छोटी है तो वहां प्रेशर ज्यादा है, अगर कोई चीज ज्यादा हो गई तो प्रेशर तो कम हो जाएगा ना। पर बाहर एयर का प्रेशर क्या है? हाई। इसलिए एयर, जो कि पर्टिकुलरली एयर में से ऑक्सीजन गैस है, वो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर मूव हो जाती है। समझ गए आप कि व्हेन वी आर इंस्पायरिंग, रिब्स आर पुल्ड फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, आपका जो एब्डोमिनल मसल्स है कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डायाफ्राम नीचे चला गया, तो उससे कैविटी का साइज इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, बट आउटसाइड द प्रेशर इज क्वाइट हाई, सो इट मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। दिस इज व्हाट इनहेलेशन, मतलब आपने इंस्पायर कर लिया, आपने सांस अंदर ले लिया। ठीक है, जैसे देखो आपको इस फिगर में दिखाया भी है, ये इनहेल कर रहा है, रिब्स बाहर की तरफ आ रही हैं। ठीक है, ये व्हाइट वाला पोर्शन आपको दिखाया कि इतना एक्सपैंड हो गया है, डायाफ्राम फ्लैट हो गया, कैविटी का साइज क्या हो गया? इंक्रीज, और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज। लेकिन बाहर प्रेशर क्या है? ज्यादा। कोई भी गैस कहां से कहां मूव करती है? जहां पे ज्यादा प्रेशर हो वहां से जहां पे कम प्रेशर हो, इसलिए इनहेल कर लेते हैं। दूसरा फिगर आपका एक्सहेलेशन का है, उसको देखते हैं आगे। जब आप एक्सपायर करते हो, मतलब जब आप एक्सहेल करते हो, ठीक है, इसको आप एक्सहेलेशन भी बुला सकते हो, आप इसको एक्सपायरेशन भी बुला सकते हो, आप इसको एक्सहेलेशन भी बुला सकते हो। जब आप एक्सहेल करते हैं, करके देखिए आप एक्सहेल, एकदम से सांस छोड़िए। जब आप ऐसे सांस छोड़ोगे तो आपको लगेगा कि जो रिब्स है वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए, आप कंफर्टेबल हो गए हो। ठीक है, क्योंकि डायाफ्राम दोबारा से इस तरीके का डोम शेप्ड हो गया है और मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट थी वो रिलैक्स हो गई है, तभी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो ना। जैसे कि इस फिगर में देखो, एक्सहेल के टाइम क्या हो रहा है, देखो डायाफ्राम दोबारा से डोम शेप्ड हो गया, कैविटी फिर से छोटी, यहां देखो कैविटी कितनी बड़ी है और यहाँ पे कैविटी का साइज कितना छोटा है। आप रिलैक्स हो गए और एयर आपने एक्सहेल कर दी। तो देखते हैं कैसे। अब जब रिब्स वापस आ गए, डायाफ्राम दोबारा अपनी शेप पे आ गया, तो कैविटी का साइज क्या हो गया? छोटा। छोटा होने से प्रेशर क्या हो गया एयर का? ज्यादा। ये तो अभी हमने पढ़ा ही है, कोई छोटी स्पेस है तो प्रेशर हाई है, कोई ज्यादा स्पेस है तो प्रेशर लो है। अब कैविटी छोटी हो गई तो प्रेशर क्या हो गया? हाई। लेकिन बाहर प्रेशर क्या है? एयर का कम। कौन सी एयर? पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज बहुत कम है, तो आपकी बॉडी में तो प्रोडक्शन हो रही है ना उसकी, तो आपकी बॉडी में प्रेशर ऑफ CO2 क्या हो गया? हाई, और बाहर क्या है? कम। तो कोई भी चीज कहां से मूव करती है? नेचर का रूल क्या है? यही रूल है ना, जहां पे ज्यादा है वहां से कहां मूव करेगी? जहां पे कम है। सो दिस कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। हो गई एक्सपायरेशन। दिस इज व्हाट, यही पढ़ रहे थे ना हम कि एक्सहेलेशन क्या होती है। देखो आप फिगर में देखो, यहां देखो चेस्ट का कैविटी का साइज आपके पास, ये आप इन कर रहे हो, ये ब्रीथ आउट कर रहा है। अब ये ब्रीथ आउट तो आपने देखा कि डायाफ्राम दोबारा से क्या हो गया? डोम शेप। कैविटी का साइज फिर से छोटा, प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा। बाहर प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का कम, हमने एक्सहेल कर दी गैस। कितना सिंपल सा है। तो आई थिंक यू गॉट इट, व्हाट इज एक्चुअली अ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखते हैं अब आगे और फिनोमिना क्या इन्वॉल्व है इसमें। नेक्स्ट वी हैव सेलुलर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में तो यही था ना कि एक तो ब्रीदिंग, ऑक्सीजन कैसे आ रही है और कैसे जा रही है, और सेल के लेवल पे क्या एक्टिविटी हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो सेलुलर रेस्पिरेशन इज एक्चुअली अ रेस्पिरेशन एट सेलुलर लेवल, कि सेल के अंदर किस तरीके से रेस्पिरेशन का फंक्शन हो रहा है। देखिए कैसे होता है। अब O2 आपके अंदर नोज से नेजल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई सब पढ़ चुके हो आप, है ना। ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स करते करते कहां पहुंच गई? एल्विलाई तक पहुंच गई, क्योंकि यही तो जगह है जहां पे लास्ट आपकी जो ऑक्सीजन गैस को पहुंचना है। अब इसके बाहर क्या है? बहुत सारी कैपिलरीज। अभी आप इस फिगर में CO2 वाटर वेपर इसको भूल जाओ, ठीक है। आप सोचो कुछ भी नहीं लिखा है इसके अंदर। O2 को सिर्फ आप ध्यान दो। O2 एल्विलाई के अंदर पहुंच गई। अब यहां है ब्लड,
ब्लड में O2 उतनी नहीं है जितनी कि एल्वुलाई में है। नेचर का रूल क्या कहता है, कोई भी चीज जहां ज्यादा है वहां से कहां डिफ्यूज करेगी, जहां पे कम है। तो आ गई ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर। ठीक है, अब ब्लड के अंदर क्या होगा, इस ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। आपको पता है रेड पिगमेंट ब्लड के अंदर होता है, तभी तो ब्लड रेड होता है। ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर जाने वाला जो ट्रांसपोर्टर है वो क्या है, हीमोग्लोबिन, दिस रेड पिगमेंट। इसके साथ कंबाइन करके एक पिगमेंट एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, एल्वुलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आई, क्यों, क्योंकि ब्लड में कम थी। वहां से हीमोग्लोबिन ने पिक किया, इसको पिक करने के लिए क्या किया, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ब्लड में आ गया हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये ब्लड में फ्लो होता रहा कॉम्प्लेक्स। अब ये ब्लड जब भी किसी बॉडी सेल के पास पहुंचेगा तो क्या होगा, सेल के पास ऑक्सीजन क्या होगी, लेस। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन क्या होगी, मोर। कोई भी चीज कहां से कहां जाती है, मोर से लेस जाती है ना। अब क्या होगा, यहां पे ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स क्या होगा, टूट जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने जाना है ना, हीमोग्लोबिन ने थोड़ी ना जाना है ब्लड के अंदर, गैसेस डिफ्यूज करती है। तो ये ऑक्सीजन ब्लड बॉडी सेल के अंदर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि बॉडी सेल के पास ऑक्सीजन कम था और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा था। अब सेल इस ऑक्सीजन का क्या करेगा, सेल के पास है फूड, ठीक है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ेगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जिससे हमारे पास क्या आएगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, है ना, और CO2 और वाटर वेपर। ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। व्हाट इज इट, इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब फूड का ब्रेकडाउन। बॉडी सेल ने यूज कर लिया ऑक्सीजन को, अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, बॉडी सेल में क्या प्रोड्यूस हुई, CO2। अब क्या ब्लड के अंदर CO2 उतनी है जितनी बॉडी सेल में है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये CO2 अगेन इन अकॉर्डेंस विद नेचर रूल कहां पे जाएगी, ब्लड के अंदर, क्योंकि ब्लड में कम है और बॉडी सेल में ज्यादा है। अब इसको कौन पिक करके लेके जाएगा, हीमोग्लोबिन, क्योंकि गैसेस को इधर से उधर पहुंचाने का काम किसको दिया गया है, हीमोग्लोबिन को। फिर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इस कॉम्प्लेक्स को हम बुलाएंगे कार्बिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स ब्लड के अंदर आ गया। अब ये कॉम्प्लेक्स जब एल्वुलाई के पास जाएगा तो ब्लड के अंदर अब CO2 ज्यादा है, जो एल्वुलाई के आसपास ब्लड है, लेकिन एल्वुलाई के पास क्या है, CO2 कम है, क्योंकि बाहर से तो O2 आती है ना, CO2 तो आती नहीं है। देन दिस कॉम्प्लेक्स विल ब्रेक, CO2 और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएंगे और CO2 कहां चला जाएगा, एल्वुलाई में, क्योंकि वहीं तो कम है, साथ में वाटर वेपर भी। और उसी रास्ते से, मतलब ब्रोंकियोल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई, मतलब उल्टा रास्ता आप कह लो, इससे फेरिंक्स, ट्रैकिया, फेरिंक्स, नेजल कैविटी, नोज से होता हुआ, नॉस्ट्रल से होता हुआ बाहर एक्सहेल हो जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हमने बुलाया सेलुलर रेस्पिरेशन। राइट, देखते हैं हम आंसर हमें आता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। सी, द ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वुलाई, सी द ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वुलाई diffuses into blood of capillaries as oxygen content is more in alveoli as compared to blood. एल्वुलाई से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आ जाती है, क्यों, क्योंकि एल्वुलाई में ज्यादा है और ब्लड में कम है। समझ चुके हो आप। ये ब्लड के अंदर ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये भी क्लियर है, अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि हीमोग्लोबिन का ही तो काम है गैसेस के साथ पहुंचाना कॉम्प्लेक्स बनाकर। ये कॉम्प्लेक्स कहां टूटा, टिश्यू के पास। बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज हैं और टिश्यूज किससे बने हैं, सेल से ही बने हैं ना, तो इनडायरेक्टली सारी एक्टिविटी सेल्स के अंदर हो रही है। यहां पे ऑक्सीजन सेल के अंदर चली गई, मतलब ऑब्वियसली सेल्स मेक टिश्यू है ना, तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द सेल ऑफ टिश्यू। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड में ज्यादा था और सेल में कम था। तो ऑक्सीजन यहां आई, कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स से कहां चली गई, टूटा कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन बॉडी सेल के अंदर आ गई। अब सेल ने क्या किया उस ऑक्सीजन का, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड को तोड़ा, उससे क्या मिली, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू कैपिलरीज। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी सेल में ज्यादा है और ब्लड के अंदर क्या है, ब्लड के अंदर लेस है। जब यहां पे ब्लड में आई, फिर हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करी, क्या कॉम्प्लेक्स बना, कार्बिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर ये कॉम्प्लेक्स कहां टूटा जाके, एल्वुलाई के पास। क्यों, क्योंकि एल्वुलाई के पास
ज्यादा कंटेंट नहीं था कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन ब्लड कैपिलरी में कंटेंट क्या था, ज्यादा, और फिर सेम पैसेज से उस CO2 को हमने एक्सहेल कर दिया. दिस इज व्हाट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन. Now we'll have a glance on the respiratory disorders also. हमारे पास बहुत सारे respiratory disorders भी होते हैं. Like one of it is emphysema. Emphysema एक ऐसा डिसऑर्डर है जैसे कुछ लोगों को आदत होती है कुछ हार्मफुल चीजें खाने की, जैसे टोबैको, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, आप जानते हो ऐसी हार्मफुल चीजें जो वो खाते हैं. उससे क्या होता है, ये चीजें ना, जैसे हमारा ये एल्वुलाई होता है, उनकी जो टॉक्सिन्स है, हार्मफुल चीजें, वो ऐसे एल्वुलाई में इकट्ठी होने लगती हैं और टाइम के साथ इसका कंटेंट बढ़ता रहता है. अब जब ये इतनी सारी चीजें, मतलब टॉक्सिन जो जगह एल्वुलाई की घेर लेंगे, तो एल्वुलाई ऑक्सीजन को जो कैरी कर पाएगी उसकी जगह तो बहुत कम रह जाएगी. ठीक है. अब अगर एल्वुलाई के अंदर ही कम ऑक्सीजन आएगी तो वो जाएगी भी कम, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो चाहिए ना हमें. तो दिस इज कॉल्ड एम्फीसीमा. तो हम कह सकते हैं एम्फीसीमा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं एल्वुलाई में. इसके कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है एल्वुलाई की, और जो पर्सन होते हैं दे सफर फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. उनको रेस्पिरेशन की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स, उनको सफोकेशन, सांस लेने में दिक्कत, जैसे अस्थमैटिक पेशेंट्स होते हैं उनको क्या होता है, एलर्जी होती है, वो एलर्जी वाली चीजें भी यहाँ एक्यूमुलेट हो जाती है, तो उनकी भी जो एल्वुलाई की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है. देखो आप फिगर में, ये एक हेल्दी लंग है, ठीक है, जो आप इस साइड पे देख पा रहे हो, दिस इज एन हेल्दी लंग. और ये कौन सा है, एम्फीसीमा वाला लंग. आप देख सकते हो बहुत डिफरेंस है इसके अंदर. तो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी की एक हेल्दी लंग की होती है. ठीक है. अब हमने ह्यूमन रेस्पिरेशन पूरा पढ़ लिया है. ठीक है. तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या प्लांट रेस्पायर करते हैं, तो जीने के लिए तो सबको हम डिस्कस कर चुके हैं, रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट भी रेस्पायर करते हैं. ठीक है. तो प्लांट का क्या है, प्लांट के अंदर एक और प्रोसेस होता है जिसको आप क्या बुलाते हो, फोटोसिंथेसिस. प्लांट के अंदर एक और प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन तो होता ही होता है, उसके अलावा फोटोसिंथेसिस भी होता है. लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, मतलब जब सन होता है तब फोटोसिंथेसिस होता है. लेकिन जब डार्क होता है, रात होती है, तब फोटोसिंथेसिस नहीं होता. ठीक है. तो जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा तब रेस्पिरेशन नहीं होगा. ठीक है. हमने फर्स्ट यूनिट में काफी कुछ डिस्कस कर लिया है फोटोसिंथेसिस के बारे में. और जब प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन होगा तब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. रेस्पिरेशन के लिए डे और नाइट का कोई इश्यू नहीं है, रेस्पिरेशन हर टाइम हो सकता है, पर फोटोसिंथेसिस के लिए वो लाइट वाला इश्यू है. फोटोसिंथेसिस के लिए सन इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो क्लियर है कि प्लांट को रेस्पायर करना पड़ता है जिंदा रहने के लिए. ठीक है. बट इन डे टाइम दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में जो गैसेस एक्सचेंज होता है, फोटोसिंथेसिस का वन ऑफ द रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. फर्स्ट चैप्टर जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा तो उसके अंदर हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन गैस एक्सहेल करते हैं. ठीक है. और ये तो आपको पता ही है ना कि फोटोसिंथेसिस प्लांट का एक एक्टिविटी है, ह्यूमंस की नहीं है. वी कांट डू फोटोसिंथेसिस. अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन पक्का देखिएगा. ठीक है. उस पे फोटोसिंथेसिस वाले पार्ट पे आप फोकस कर सकते हो. तो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए वो CO2 गैस लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं. मतलब उल्टा हो गया ना रेस्पिरेशन का, बिकॉज इन रेस्पिरेशन वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग CO2. In photosynthesis, we are inhaling, not we, plants. They are inhaling CO2 and giving out oxygen. ठीक है. तो दिन में तो हो गया फोटोसिंथेसिस, रात को प्लांट्स क्या करते हैं, तब भी उनको गैसेस एक्सचेंज तो चाहिए, तो रात को क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, विच इज सिमिलर टू आवर रेस्पिरेशन. मतलब ऑक्सीजन लेना और CO2 एक्सहेल करना. अब जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो, पॉट में कितना सुंदर प्लांट लगा हुआ है, ये भी सेम इसी तरीके से डे में क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, नाइट में क्या करता है, रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस से खाना बन जाता है, रेस्पिरेशन उसको जिंदा रहने के लिए करनी पड़ती है. ठीक है. अब प्लांट में जब रेस्पिरेशन हो रही है तो प्लांट में कोई ट्रैकिया, कोई गिल्स, कोई लंग्स, ये तो है नहीं. ये तो अभी आपको पता ही है ना, हमने पढ़ चुके हैं. प्लांट्स के अंदर तो ये सब चीज नहीं होती है. तो क्वेश्चन ये है कि प्लांट कैसे रेस्पायर करते हैं, क्या लीफ के सरफेस से करते हैं, या कोई ऑर्गन है, या क्या है उनके अंदर.
तो प्लांट के अंदर रेस्पायर करने वाला क्या है, कुछ चीजें। पहला हम क्या कर रहे हैं, स्टोमेटा। हमने न्यूट्रिशन में भी पढ़ा था स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या होता है, एक टाइनी पोर होता है जो कि एपिडर्मिस में होता है प्लांट्स की, और गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको फिगर बनाकर। देखो, अगर आप इस तरीके का स्ट्रक्चर देखो तो प्लांट की आउटर लेयर इस तरीके से है, ठीक है। इसको आप क्या बुलाते हो, एपिडर्मिस। आउटर लेयर इज एपिडर्मिस। इसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है, पतली सी लेयर आप बिल्कुल कह सकते हो ऐसे, और वो लेयर कहीं कहीं पे एब्सेंट भी है। इस लेयर को हम क्या बुलाते हैं, क्यूटिकल। क्या बुलाते हैं, क्यूटिकल। बिल्कुल सही, वही लेयर जो हमारे अंदर भी है। आउटर लेयर हमारी भी स्किन की ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस ही है, और उसके ऊपर क्यूटिकल ही है। प्लांट में भी वैसा ही है, थिन और थिक का फर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूटिकल कहीं कहीं पे एब्सेंट है। जहां पे एब्सेंट है वहां पे पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अगर इस पोर लाइक स्ट्रक्चर को देखो, इसका ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा। एक बार मैं भी आपको बनाकर दिखाती हूं, इस तरीके से, ऐसे, राइट। इन सेल्स को हमने नाम दे दिया, मतलब हमने क्या नाम दे दिया, इनको बुलाते हैं हम गार्ड सेल्स। क्या बुलाते हैं हम इनको, गार्ड सेल्स। और ये जो बीच में टाइनी पोर ओपनिंग दिख रही है आपको, इसको हम बुलाते हैं स्टोमेटल पोर। अब जो गार्ड सेल्स है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। यहाँ पे हम न्यूट्रिशन को नहीं पढ़ेंगे दोबारा, तो अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसका फर्स्ट न्यूट्रिशन में इसको थोड़ा सा आप इसके क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन के लिए पढ़ सकते हैं। यहाँ हमारा कंसर्न सिर्फ रेस्पिरेशन से है कि प्लांट, स्टोमेटा जो है प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन कैसे करता है। तो ये जो गार्ड सेल का पोर है ये ओपन और क्लोज होता रहता है, आपको पता है, अकॉर्डिंग टू सनलाइट एंड अकॉर्डिंग टू वाटर कंटेंट। अब जब ये पोर ओपन या क्लोज होगा उस हिसाब से गैसेस अंदर बाहर एक्सचेंज होती रहती है। ऑब्वियसली कोई पोर है तो गैस अंदर जाएगी, एक गैस बाहर आएगी, ये एक्सचेंज तो होगा ही ना, क्योंकि गैसेस के अमाउंट का डिफरेंस रहेगा। एटमॉस्फेयर और जिस भी आप प्लांट की, एनिमल की, किसी की भी बात कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं स्टोमेटा एक टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एपिडर्मिस में होता है, जो किसमें हेल्प करता है, गैसेस एक्सचेंज में। किससे बना होता है, गार्ड सेल्स में। इसके बीच में एक पोर होता है, ये पोर ओपन और क्लोज होता रहता है जैसे कि फिगर में दिख रहा है, और इसी से गैस का एक्सचेंज होता है। There are particularly, you can say, the three types of, you can say, the structures through which the gases exchange can occur. It is stomata, pneumatophores and lenticels. इन तीनों को आपके सिलेबस में, जिसको हमने पढ़ना है कि ये तीन चीजें क्या होती हैं और कैसे प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज कराती है। दूसरा हमारे पास है न्यूमैटोफोर्स। न्यूमैटोफोर्स क्या होती हैं, ये स्पेशल रूट्स होती हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हो, जो प्लांट से लाइन वाटर में ग्रो होते हैं उनके अंदर एक स्पेशल तरह की रूट्स होती हैं जिनको ब्रीदिंग रूट्स कहते हो आप। उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अगर आप आगे +1 +2 में मेडिकल पिक करते हो तो आप बहुत कुछ पढ़ोगे इनके बारे में, पर अभी इस स्टेज पे यू जस्ट नीड टू नो व्हाट इज न्यूमैटोफोर्स। सो दीज आर जस्ट द ब्रीदिंग रूट्स, स्पेशल तरह की रूट्स जिनके अंदर पोर्स है, और किसके अंदर है, उन प्लांट्स में, सब प्लांट्स में नहीं है, सिर्फ उन प्लांट्स में विच ग्रो इन सलाइन वाटर। तीसरा हमारे पास है लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या होते हैं, जो बाक, आपने बाक देखी है ट्री की, जो ट्री की बाक होती है उसमें छोटी छोटे से आप कह सकते हो लूजली अरेंज सेल्स होते हैं, ओपनिंग्स होती है थोड़ी सी, उनको हम बुलाते हैं लेंटिसेल्स। उनके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। ये तो आप देखो बाक कितनी थिक होती है, तो क्या प्लांट के ऊपर अगर बाक आ जाती है, जैसे प्लांट ग्रो होता है पहले ग्रीन होती है, उसकी स्टेम धीरे धीरे वो बाक में चेंज हो जाती है, तो इसका मतलब इतनी थिक लेयर के अंदर गैस कैसे जाएगी, तो वहां पे ये लेंटिसेल्स फंक्शन करते हैं। वहां पे क्या होते हैं, लूजली अरेंज्ड मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ ट्री, जिसके थ्रू ये गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये डिफरेंट चीजें जैसे स्टोमेटा, न्यूमैटोफोर्स, लेंटिसेल्स, दे हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज। यू कैन गेट दीज 3 in 1 mark question, that what are lenticels or how bark of tree respire, like this you can get the questions. Now let us sum up the difference between photosynthesis and respiration. जैसे कि अभी हमने बात करी, प्लांट फोटोसिंथेसिस दिन में करता है और रात को रेस्पिरेशन करता है ना। तो फर्क क्या है इन दोनों चीजों में। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक वर्ड हमने न्यूट्रिशन में भी पढ़ा था।
एनाबॉलिक का मतलब है जिसके अंदर किसी चीज का सिंथेसिस हो। और आपको पता है फोटोसिंथेसिस का मतलब ही क्या है, लाइट की प्रेजेंस में सिंथेसिस। किस चीज का फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट? फूड। रिजल्ट तो फूड ही है ना हमारे पास। तो फोटोसिंथेसिस में कोई चीज बन रही है। रेस्पिरेशन क्या है हमने पढ़ा? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो ये क्या हो गया? कैटाबॉलिक। जो एक्टिविटीज में किसी चीज का ब्रेक डाउन हो उन एक्टिविटीज को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक। जिसमें कोई चीज बने उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक। तो हम बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक है, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक है। फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। रेस्पिरेशन में केमिकल एनर्जी जो होती है इट लिबरेट्स, इससे हमें एनर्जी, केमिकल एनर्जी मिलती है जिसको हम यूज कर सकते हैं अलग अलग अपनी बॉडी की एक्टिविटीज के लिए। प्लांट्स अपने कुछ और एक्टिविटीज के लिए दे कैन यूज। फोटोसिंथेसिस की एक स्पेसिफिक बात है कि सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, अकर इन डे टाइम। पर रेस्पिरेशन तो हर टाइम होता है। आप अपने अंदर ही देखो, क्या आप रेस्पायर सिर्फ रात को ही कर सकते हो या दिन में या शाम को ही कर सकते हो? नहीं, वी कैन डू इट एट एनी टाइम। फोटोसिंथेसिस में जो गैस इनहेल करते हैं प्लांट्स वो होती है CO2 और जो लिबरेट करते हैं वो ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन तो अभी हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं, हम O2 गैस इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं। फोटोसिंथेसिस होने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का होना बहुत जरूरी है प्लांट के अंदर। तभी सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हमने न्यूट्रिशन चैप्टर में जब एग्जाम्पल किया था ऑटोट्रॉप्स का, तो हमने बोला था ऑल ग्रीन प्लांट्स दे कैन फोटोसिंथेसाइज। व्हाई ग्रीन? बिकॉज दे हैव एन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है, सनलाइट में तो आप भी जाते हो, आप क्यों नहीं फोटोसिंथेसाइज कर सकते? किसी भी आप अपनी फ्रेंड से पूछो कि आप भी तो सनलाइट में जाते हो, या आपकी अपनी बात कर लो, आप भी सनलाइट में जाते हो, आप फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर लेते? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है। हमारे अंदर एक ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई पिगमेंट नहीं है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सके और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। लेकिन अगर हमारे अंदर ऐसा पिगमेंट होता तो हम भी अपना खाना अपनी बॉडी में ही बना लेते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो पिगमेंट सनलाइट को ट्रैप कर लेता, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाता अंदर, फूड हम भी ऑटोट्रॉप्स हो जाते। बट वी डोंट हैव सच पिगमेंट। इसीलिए फोटोसिंथेसिस होने का एक नेसेसरी कंडीशन है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्योंकि वही तो सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा। आपके अंदर थोड़ी ना कोई चीज ट्रैप करने के लिए, राइट? अगर रेस्पिरेशन की बात करो तो रेस्पिरेशन में ऐसा कोई पिगमेंट की कोई जरूरी नहीं है, हर तरह के सेल रेस्पायर कर सकता है, क्योंकि सेल को रेस्पायर करना ही पड़ता है अपनी एक्टिविटीज को चलाने के लिए, क्योंकि एनर्जी तो रेस्पिरेशन से ही आएगी ना। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड respiration. Now let us start few question and answers. पहला क्वेश्चन है हमारा, what is the difference between direct respiration and indirect respiration? एक ये नया आप कह सकते हो हमारे पास टाइप आया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रेस्पिरेशन का मतलब है इन दिस गैसेस एक्सचेंज अकर डायरेक्टली थ्रू बॉडी सेल्स। मतलब एक सेल है, उसी से गैस एक बाहर जा रही है, उसी के अंदर आ रही है। इनडायरेक्ट का मतलब है विच इज डन बाय मीन्स ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड लेकर आता है और फिर ब्लड से, सपोज आप ये सेल कह लो, तो ब्लड लेकर आ रहा है, फिर ब्लड से ये ऑक्सीजन अंदर जा रही है, फिर ये CO2 इसमें डाल रहा है, फिर ब्लड लेकर जा रहा है, तो मतलब ब्लड का इन्वॉल्वमेंट है, तो दैट इज इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। डायरेक्ट डिफ्यूजन से होती है, इनडायरेक्ट में हमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन जरूरी है। प्रोसेस तो डिफ्यूजन ही रहता है, नो डाउट, मतलब गैसेस का हायर कंसेंट्रेशन से लोअर, बट स्पेशल ऑर्गन्स आर ऑल्सो इन्वॉल्व। डायरेक्ट में ब्लड का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट में आपने देखा कि ब्लड तो इन्वॉल्व है ही, ब्लड ही तो कॉम्प्लेक्सेस बनाकर गैसेस को ला रहा है और ले जा रहा है। डायरेक्ट रेस्पिरेशन अकर इन लाइक अमीबा, इनडायरेक्ट एग्जाम्पल मैन। सेकेंड क्वेश्चन, what is the difference in the respiration of plants and animals? ठीक है, बहुत मेजर आप कह सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये कि प्लांट्स और एनिमल्स के रेस्पिरेशन में क्या फर्क है। प्लांट्स में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक रूट, स्टेम, ये सब सेपरेटली अपना अपना रिस्पायर कर रहे हैं। रूट के अंदर कोई चीज है, स्टेम के अंदर कोई चीज है, लीफ के अंदर कुछ और पार्ट्स, स्टोमेटा वगैरह, तो वो रिस्पायर कर रहे हैं। लेकिन एनिमल्स में रेस्पिरेशन एक यूनिट की तरह होती है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक ही इन्वॉल्व है और फिर वो पूरे बॉडी सेल्स में आपको गैस मतलब भेज रहा है। इन प्लांट देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस,
In this, gases are transported to a long distance. अब आप देखो सांस आप चेस्ट में आ रहा है, आपके चेस्ट से आपके पाँव तक सांस ऑक्सीजन गैस पहुंच रही है, या CO2 पाँव से लेकर फिर वापस नोज तक आ रही है. तो दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अ लॉन्ग डिस्टेंस. प्लांट का रेस्पिरेशन रेट काफी स्लो है, एनिमल्स का काफी हायर है. प्लांट्स में इससे कोई ना हीट नहीं प्रोड्यूस होती है, एनिमल्स में हीट भी प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन से. प्लांट्स में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो वो इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव यीस्ट, ठीक है. तो ऐसे कुछ भी आपके कोई भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन जो जैसे कि हमारी मसल्स में होती है तो वो लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ रूट्स ऑफ प्लांट रेस्पायर. जो हमारी यंग रूट्स है, दे ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम सॉइल पार्टिकल्स विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स and is transported to the cells of root by means of diffusion, और वैसे ही CO2 भी रिलीज हो रही है. In older roots they respire through lenticels. We have already discussed young roots के अंदर तो हमारे पास वो diffusion वाला फिनोमिना इन्वॉल्व है. Older roots में bark आ जाती है, so there we have loosely arranged mass of cells, that is lenticels. How plants growing in saline soil respire? They respire through special respiratory roots called pneumatophores. Each pneumatophore bears a pore or a lenticel that help in gaseous exchange. You can see in the figure as well. How fishes respire? They respire with the help of gills. There are 4 gills on each side of the body. These gills are enclosed in a chamber called gill chamber, in the form of gill filaments that bears pore called operculum, and this is how they respire, and you can see in the figure as well. The gill filaments are actually supplied with blood. The direction of blood is opposite to the direction of water current. During breathing, rhythmic movements of mouth and operculum allows availability of water to gills, from which they extract dissolved oxygen and release CO2 in water. Next question we have is, why fish die when taken out in air? Because mouth and operculum cannot show muscular movements in air. The other is, gill filaments stick to each other, therefore surface area for gases exchange get reduced, and this is why the fish die when taken out in air. Next question is very important and you often get in the paper. Write the function of epiglottis. Epiglottis, as you can see in the figure, is this. It is just a flap-like structure that covers the glottis. Like this is the glottis, so this is a flap-like structure which covers it to prevent the entry of food into trachea, that is into windpipe, while we are swallowing the food. Because if food enters into trachea, we suffer a respiratory problem and we may die also. So this epiglottis, in order to prevent that, cover the glottis so that the food does not enter into the windpipe. Why tracheal wall doesn't collapse? Tracheal wall doesn't collapse due to presence of special types of rings in its wall, that is cartilaginous rings, as you can see in the figure as well. Next question is, which organelle is associated with production of energy by aerobic respiration? That is mitochondria. As we know, it is called as powerhouse of cell as well, because it is involved in the production of energy. This is the diagram and we have already discussed in previous slides. Next question is, name the respiratory organs of fish, mosquito and earthworm. Fish respire through gills, mosquito through spiracles, earthworm through skin. Next, why glottis is guarded by epiglottis? We have already discussed glottis is guarded by epiglottis so that the food does not enter into the windpipe during swallowing, as it closes the glottis. Why alveoli is covered with tuft of capillaries? We have already discussed alveoli surrounded by so many capillaries. It is
covered with capillaries so that the diffusion of gases occur at faster rate. So with this we have ended this chapter.